Hi friend, welcome to our official YouTube channel Exam Concept पे. Today we discuss about the well-known mathematician, astrologer and poet शकुंतला देवी. बेसिकली जो शकुंतला देवी रही हैं इनको ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह कई सम को कई स्क्वायर रूट को यह सेकेंडों में जवाब दे देती थी। शकुंतला देवी बेसिकली जहाँ भी गई बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में गई और जहाँ भी गई इनके 100% सही सवाल थे। कई बार तो कंप्यूटर भी गलत जवाब दे देते थे, लेकिन शकुंतला देवी का जो माइंड था मैथ को लेके कैलकुलेशन को लेके कभी गलत नहीं होता था। एक इंटरेस्टिंग चीज़ इनके बारे में बता दें, जब शकुंतला देवी 3 या 4 साल की थी तो ये अपने बड़े भाई के जो कक्षा 6 या 7 के सवालों के कैलकुलेशन थे या चुटकियों में या सेकेंडों में निकाल देती थी। तभी इनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट का वहाँ पे पता चलता है जब एक कार्ड प्ले। आइए इन सब चीज़ों को, इनकी बायोग्राफी हुल देखें कि इनकी जीवन कैसे चली और कैसे मैथमेटिक्स के क्षेत्र में इन्होंने मुकाम हासिल किया। बेसिकली जब शकुंतला देवी की हम बात करते हैं तो शकुंतला देवी का जन्म जो होता है 4 नवंबर 1929 को एक ट्रेडिशनल कन्नड़ ब्राह्मण फैमिली में बेंगलुरु में होता है। और बेसिकली ये पेशे से या एक ब्राह्मण रहती हैं इनके, और एक ट्रेडिशनल ब्राह्मण कन्नड़ फैमिली में 4 नवंबर 1929 को इनको जन्म होता है बेंगलुरु में। अब देखिए, जो शकुंतला देवी थे इनके पिताजी थे वह एक सर्कस में काम करते। पूरी फैमिली क्या थी, हुर फैमिली प्रिस्ट वर्क इन ए सर्कस, पूरे सर्कस में काम करती थी। और सर्कस में किस तरह का रोल अदा करती थी, टाइट रॉफ वॉकर, ट्रेपेज आर्टिस्ट, लायन टैमा, स्टेज मैजिशियन के रूप में वहाँ सर्कस में पूरी फैमिली क्या करती थी, काम करती थी। एक लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करती थी शकुंतला देवी। अगर देखें, और इनके जो पिताजी थे उन्होंने डिस्कवर की इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट को। हर फादर डिस्कवर हर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट ऑन डे व्हेन शी वाज 3 years old। केवल 3 साल की उम्र में ही इनके टैलेंट को पता कर लिया था और एक कार्ड प्लेइंग के गेम में। और उन्होंने इस काम कार्ड प्लेइंग के गेम में पूरे के पूरे जितने भी कार्ड थे इन्होंने मेमोराइज कर लिया था। ठीक, ही नोटिस दैट शी वॉज एबल टू विन बाय मेमोराइजिंग ऑल कार्ड। और उनके पिताजी ने नोटिस किया कि इन्होंने पूरे कार्ड को मेमोराइज कर लिया है। हर फादर टू कर परफॉर्मेंस रोड वेयर डिस्प्ले हर टैलेंट। और इसके पास इनके पिताजी ने इन्हें उसी 3-4 साल की अवस्था में रोड पे लेके जाते हैं और रोड पे ही इसके टैलेंट को दिखाना शुरू करते हैं जिससे उनकी अर्निंग हो सके। अब देखिए, इनकी पारिवारिक स्थिति इतनी सही नहीं थी, इन्हें स्कूल से निकाल दिया जाता है क्योंकि वो फी को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। क्या कहते हैं, ड्रॉप आउट द स्कूल नॉट बीइंग एबल टू अफोर्ड द फीस, उसको फीस नहीं दे पाते हैं। और जिसकी वजह से इनकी पढ़ाई बचपन में ही छूट जाती है। बहुत बड़ी मैथमेटिशियन तो बनती हैं लेकिन इन्होंने अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं की। एक मैथमेटिशियन केवल इन्हें मैथ के फील्ड में ही इनको जो अचीवमेंट हुई, बाकी इन्हें एजुकेशन में अदर सब्जेक्टों के रूप में या उतने ज़्यादा बचपन में नहीं सीख पाई थी, केवल मैथ ही शुरू में जानती थी। अब देखिए, अब यहाँ पे दिया गया वाज एबल टू सॉल्व सम विदाउट एनी फॉर्मल एडुकेशन। देखिए, उनको बिना फॉर्मल एडुकेशन के ही वह सम को निकाल लेती थी। बाय द टाइम सी वाज 6, और इस समय तो वो 6 साल की हो गई थी। सी वाज टर्निंग ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटी टूरिंग डिफरेंट यूनिवर्सिटी, भारत के डिफरेंट यूनिवर्सिटियों में अपने परफॉर्मेंस को दिखाने जाती हैं मैथमेटिशियन को, जो उनका टैलेंट रहता है। उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, अनामालिया यूनिवर्सिटी, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी और जैसे भी अदर भी यूनिवर्सिटी रहती हैं वहाँ जाती हैं और गिवन आउट द पब्लिक परफॉर्मेंस, और वहाँ पे जाके पब्लिक परफॉर्मेंस देती हैं। पब्लिक परफॉर्मेंस इन केस दैट कि उन्हें मैथमेटिशियन उस यूनिवर्सिटी के बैठे रहते थे और इनसे जो भी स्क्वायर रूट होता था उनसे पूछा जाता था, और वहाँ पे वह विदिन अ सेकेंड कहें कि 10 सेकेंड से लेस देन में वो सारे स्क्वायर रूट को दे देते थे। यहाँ उन्होंने अपनी प्रतिभा को दिखाया। और आगे बात करें, जब इनकी प्रतिभा पूरे भारत में चलने लगी तो इनके पिताजी ने सोचा इन्हें अब बाहर भी दुनिया को दिखाया जाए। तो फ्यू ईयर लेटर सी मूव लंदन अलॉन्ग हिज फादर इन 1950 में वो अपने पिताजी के साथ लंदन चल जाती हैं। और वहाँ जाने के बाद टूर अराउंड द यूरोप एंड अमेज एकेडमिक एंड पब्लिक एवरीवेयर इवेंट, मतलब वो जाने के बाद पूरे यूरोप का टूर करती हैं। एकेडमिक सेशन के रूप में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में जाती हैं जहाँ बहुत बहुत बड़े बड़े जो उसमें मैथमेटिक्स थे इनसे क्वेश्चन पूछते थे और इनके टैलेंट को देख के कहीं ना कहीं अमेज हो जाते थे कि ये कैसे इस चीज़ों को कर रही हैं। हर आंसर वुड टर्न आउट
इज आंसर वुड टर्न आउट टू बी डिफरेंट। और जब भी वो आंसर देती थी तो डिफरेंट होता था, बट राइट व्हेन चेक्ड। अब जब वह दिखा जाता था अंत में तो वह सारे के सारे आंसर सही साबित होते थे। एक इंसिडेंट आपको बता दूं कि यूरोपीय टूर में क्या होता है कि एक इनके प्रोग्राम के दौरान इनसे स्क्वायर रूट पूछा जाता है, 16-17 अंकों का स्क्वायर रूट जो होता है। जब वह उस स्क्वायर रूट को बताती हैं तो आंसर इनका डिफरेंट आ जाता है कंप्यूटर के हिसाब से। लेकिन जब दोबारा चेक किया जाता है, उनके उस प्रोग्राम से उनको आना पड़ता है, वह अपने आंसर पर टिकी रहती हैं, लेकिन जब उसे दोबारा चेक किया जाता है तो क्वेश्चन ही गलत रहता है। इन्होंने पहले ही बता दिया रहता है कि ये क्वेश्चन कंप्यूटर गलत आंसर दे रहा है, मेरा आंसर ही सही है। एक घटना इनकी लाइफ में ऐसी भी घटती है। अब देखिए, एक वो बीबीसी प्रोग्राम में अपेयर होती हैं और वहाँ पे जब उनका एंकर रहता है बीबीसी प्रोग्राम का, इनसे स्क्वायर रूट और सम पूछता है और इनके सवालों को उनको उनको उसके सवालों का जवाब देने की समय सीमा इतनी कम रहती है कि अमेज हो जाते हैं। और वहीं पे इन्हें कन्फर्ड किया जाता है टाइटल ह्यूमन कंप्यूटर से, और इनको बीबीसी ने ह्यूमन कंप्यूटर का टाइटल दिया था वहीं पे इनके त्वरित जवाब देने की, ये क्योंकि कंप्यूटर से कम समय में यह जवाब को आंसर को दे देती थी। देवी गेन रिकॉग्नाइज नॉट फॉर एबिलिटी टू कैलकुलेट लार्ज सम को जानने के लिए उनको नहीं दिया जाता था। वह सी वॉज एबल टू कैलकुलेट देम स्पीड, उनकी स्पीड को, कि जो कैलकुलेट करती थी उनकी स्पीड इतनी कम रहती थी, यानी कंप्यूटर से भी कम समय में वह आंसर को दे देती थी। न्यूयॉर्क टाइम जो उनके बारे में लिखता है कि जो सी कुड गिव यू द क्यूब रूट उनको दिया गया था 188, 132, 517 का ऑलमोस्ट एनी अदर नंबर के जो क्यूब दिए जाते। इन टाइम टुक द आस्क क्वेश्चन, जब उनसे यह क्वेश्चन पूछा जाता था कि क्यूब रूट के बारे में, तो वह जवाब इन क्यूब रूटों का सेकेंडों में दे देती थी। इसके अलावा इफ़ यू गिव द एनी डेट ऑफ द लास्ट सेंचुरी, किसी भी सेंचुरी की आप उनको लास्ट डेट बता दीजिए तो वह दिन और तारीख और हफ्ते बिना देखे उस सेंचुरी के किस दिन में कौन सी तारीख, कितने तारीख को क्या पड़ेगा, किस दिन को कौन सी तारीख, उस सेंचुरी की पूरी वह तारीख बिना किसी कैलकुलेशन के तुरंत बताती चली जाती थी। और इनसे कोई भी क्यूब, कोई भी अदर नंबर कितना भी बड़ा क्यों न पूछा गया हो, ये तुरंत जवाब देती थी। एक बार इनसे 251 अंकों का, देखिए इनको जब गिने 251 अंकों का क्यूब रूट पूछा जाता है तो यह कंप्यूटर से भी कम समय, यानी 12 सेकेंड कम समय लेती हैं इसका क्यूब रूट बताने में। इसीलिए इन्हें ह्यूमन कंप्यूटर कहा जाता था। इनके दिमाग में कहीं ना कहीं मैथ को लेके एक जुनून था, जो यह जब इनसे कई बार लोग जब यह इसका जवाब दे देते थे तो कई बार लोग पूछते थे कि शकुंतला देवी जी आप ये कैसे कर पाती हैं, तो यह इस चीज़ को बता ही नहीं पाती थी कि किस टेक्निक से, किस मेथड वो कैलकुलेशन करती हैं। बस इन्होंने कहा बस आंसर मुझे पता है, दिमाग में अंकों का खेल चलता है और आंसर वह बता देती हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दिया 1 साल के बाद वह साउथर्न मेथोडिस्ट कॉलेज में जाती हैं और कैलकुलेट करती हैं 201 डिजिट के 23वां रूट के बारे में, लार्ज नंबर इन केस ऑफ मिनट में। अब देखिए 101 कंप्यूटर जो उस समय का सबसे तेज कंप्यूटर रहता है, और जो जिस समय यह पूछा जाता है कि उस समय का सबसे तेज कंप्यूटर टुक 12 सेकेंड लॉन्गर देन हर डू द सेम। और कंप्यूटर भी इनसे 12 सेकेंड ज़्यादा समय लेता है, यानी यह 48 सेकेंड में समय में वो बताती हैं और वह 1 मिनट समय लेता है इस सम को निकालने में। 201 अंकों का 23 का स्क्वायर इनसे पूछा जाता है और कंप्यूटर भी इस जवाब देने में इनसे ज़्यादा समय लेता है। यह इंटरेस्टिंग बात है। ठीक, सी आल्सो ऑन द स्पॉट द गिनीज बुक रिकॉर्ड, और गिनीज बुक रिकॉर्ड में भी इनका नाम दर्ज है। 23 डिजिट के नंबर के इन 28 सेकेंड में देती हैं। मल्टीप्लिकेशन टू मतलब कि मल्टीप्लाई करती है 23 अंकों की संख्या को 28 सेकेंड में, तभी इनका नाम जो है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है। अब देखिए जो शकुंतला देवी रहती हैं, प्रोलिफिक राइटर रहती हैं और डबलिंग वेरियस टॉपिक पे भी डबलिंग करती रहती हैं। बुक रिटन हर इंक्लूड नॉवेल भी एक इनकी सबसे पहले नॉवेल आती है परफेक्ट मर्डर। यह जो परफेक्ट मर्डर रहती है ये इनकी ट्रू इवेंट पर बेस्ड रहती है। इनकी लाइफ में जो देखी रहती है ट्रू इवेंट पे यह लिखती हैं किताब को। और नंबर एंड पजल को ले भी इन्होंने नंबर एंड पजल्स को लेकर बुक लिखती हैं, जो विभिन्न एक्सपेरिएंट जो आईआईटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी को समझना, एग्जाम में देखे न्यूमेरिकल एबिलिटी आते रहते हैं, उसको लेकर इन्होंने बुक भी लिखी हुई है। अब देखिए इन्होंने एस्ट्रोलॉजर के क्षेत्र में भी काम किया है। He thrust for learning new newborn. She was interested in the art and also studied the astrology and wrote a book titled Astrology for You. यह एस्ट्रोलॉजर के क्षेत्र में भी जाती हैं और एक बुक लिखती हैं एस्ट्रोलॉजी फॉर यू। ठीक,
अब क्योंकि नंबर को लेके एस्ट्रोलॉजी इनके अंदर काफ़ी प्रतिभा थी कि नंबर को लेके भी एस्ट्रोलॉजी को लेके बताती थी। अब देखिए, इन 1977 शी पब्लिश ए बुक टाइटल द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल, वर्ल्डली रिकॉर्डेड एज द फर्स्ट इंडियन बुक इन ऑन होमोसेक्सुअलिटी। देखिए LGBT तो यह एक पहली किताब रहती है, द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअलिटी सेक्सुअल। यह इंडियन बुक में पहली किताब रहती है जिसको लेके पब्लिश कराती हैं 1977 पे। यानी एक अच्छी राइटर भी रहती हैं LGBT के लिए, इन्होंने कई सारे काम किए जिसको लेके आगे चल के इनके हस्बैंड जो रहते हैं पारितोष बनर्जी, उनसे विवाद होता है और डाइवर्स होता है। अब देखिए इन चीज़ को आगे मैं बताऊँगा कैसे क्या होता है, यहाँ तक वो काफ़ी फेम पा चुकी रहती हैं। अब 1980 में देखिए क्या करती हैं, यह ट्राई करती हैं पॉलिटिक्स के क्षेत्र में आके अपना करियर बनाना, और लोकसभा के लिए 2 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ती भी हैं, जिसमें मुंबई साउथ से और मेडक जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है वहाँ से लड़ती हैं। और एक बार क्या होता है आगे चल के, वह इंदिरा गांधी के खिलाफ मतलब अगेंस्ट खड़ी हो जाती हैं, लेकिन वह वोट उनको उतना ज़्यादा इंदिरा गांधी के खिलाफ नहीं मिल पाता है और वह वहाँ पे विन नहीं हो पाती हैं। तो वो पॉलिटिक्स के क्षेत्र में भी लास्ट के अपने जीवन के लास्ट मिडिल एज में जाने की कोशिश करती हैं। लोकसभा का इलेक्शन भी उन्होंने लड़ा हुआ है। अब देखिए इनके हस्बैंड का नाम, इन्होंने शादी एक लव मैरिज, जब यह विदेश में कई दौरे विदेश वापस आकर मुंबई में आई रहती हैं एक मैथमेटिशियन के शो में, तो वहाँ पे इनकी जो मुलाकात होती है पारितोष बनर्जी से होती है। और पारितोष बनर्जी से जब इनकी मुलाकात होती है तो वहीं वो इनको लव एज फर्स्ट साइड हो जाता है, इनको पारितोष बनर्जी से प्यार हो जाता है। जो पारितोष बनर्जी रहते हैं एक IAS ऑफिसर रहते हैं, और IAS ऑफिसर जब इनकी शादी होती है तो इनकी शादी जब होती है केम आउट ऑफ द क्लोजेस्ट लीडिंग देयर डाइवोर्स। बहुत ये दोनों आपस में नज़दीक आ जाते हैं, और इनके जो आगे चल के क्या होती है यही प्यार को लेके, इनके लड़की को लेके, जो अनुपमा इनकी बेटी होती है उसके एडुकेशन उसके लगाव को लेके इनके बीच डाइवोर्स हो जाता है या पारितोष बनर्जी से। अब देखिए ऑन अप्रैल 21 2030 में शकुंतला देवी पास्ट अवे। 2013 में शकुंतला देवी इस दुनिया को छोड़ के 83 साल की अवस्था में चली जाती हैं, और इनको उनकी मृत्यु का जो कारण रहता है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम रहती है। ठीक, अब देखिए सी सर्वाइव्ड बाई, अब इनकी एक जो सी सर्वाइव्ड बाई अनुपमा बनर्जी, और वह अनुपमा बनर्जी के रूप में सर्वाइव करती है। अनुपमा बनर्जी उनकी डॉटर रहती है, हर डॉटर, और इनकी जो 2 ग्रैंड चिल्ड्रेन भी रहते हैं। सी लेफ्ट लास्ट इम्पैक्ट ऑफ द पीपल माइंड, और अपने लोगों के रूप में काफ़ी अपने जो जीनियस एबिलिटी को लेकर रहती है, लोगों के रूप में काफ़ी एक अच्छा प्रभाव डालती हैं। इनकी एक जो पीढ़ी अभी जो चल रही है अनुपमा बनर्जी और उनकी 2 बेटियों के रूप में वही हैं। अब देखिए इनको लेके एक बायोपिक भी बनाई जा रही है, इन मई में रिलीज हुई, जो मई 20 में, बायोपिक अबाउट हर लाइफ अनाउंसिंग हेल्म्ड बाय डायरेक्टर अनु मेनन एंड विथ विद्या बालन इन द लीडिंग रोल ऑफ शकुंतला देवी। विद्या बालन और ने शकुंतला देवी के इस बायोपिक में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल के रूप में, मेन कैरेक्टर रोल के रूप में, एक्टर के रूप में इन्होंने अपना रोल अदा किया है। शकुंतला देवी की इस मूवी को आप लोग देख सकते हैं, इनकी बायोपिक बनी हुई है। बेसिकली शकुंतला देवी जो मैथमेटिशियन रही, काफ़ी इम्प्रेसिव क्वालिटी, एक लोअर मिडिल क्लास से आके वर्ल्ड के ऊपर एक छाप छोड़ना, काफ़ी एक इम्प्रेसिव पर्सनालिटी। आपको इनके बारे में जानना चाहिए। आप ज़रूर कमेंट करें आपको बेसिक वीडियो शकुंतला देवी कैसी लगी। अगर इसी तरह जो हमारे भी अदर ग्रेट पर्सनालिटी हैं उसकी वीडियो हम लेके आते रहेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।